नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही। आज हम बात करने वाले हैं चीन की। और चीन, आप ये समझिए कि उनके तो लड़ाई लड़ती ही रहती है और हम सुनते ही रहते हैं हिंदुस्तान में कि बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट। लेकिन शाही साहब अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक हिंदुस्तान से ही लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट बचा है, बाकी सब उन्होंने सल्टा लिया है। लेकिन जो पानी, मतलब आप समझिए जहाँ पर उनका लैंड बॉर्डर नहीं है, यानी कि देश से देश नहीं मिला हुआ है और बीच में समुंदर आ जाती है, वो वाला आप सोचिए चाइना में हर जगह एक समस्या है। और उनकी लेटेस्ट समस्या बन गई है फिलीपींस के साथ। तो क्यों फिलीपींस की ये चुनौती चीन के लिए और विश्व के लिए लगभग एक रिमाइंडर है रूस और यूक्रेन के युद्ध की, और उस जैसी परिस्थिति क्यों है, आज हम इस पर बात करेंगे। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो दर्शकों को आप अगर ज़रा ये समझा दें कि ये चीन और फिलीपींस का जो विवाद है वो है क्या। देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कोई भी देश जो है उसकी जहाँ पे सरहद है, यानी उसका लैंड का जहाँ पे बॉर्डर है, साहिल है, वहाँ से 200 किलोमीटर तक का जो समंदर होता है उसको उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी वो देश करेगा। तो जहाँ जैसे भारत के साउथ में आप देखें बहुत ज़्यादा देश है नहीं, तो वहाँ आपके 200 किलोमीटर तक में कोई देश नहीं है, तो किसी और देश का वहाँ पे कोई क्लेम नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ चाइना सी, जो दक्षिण चीन सागर है, अगर उसका इलाका देखें तो वहाँ पे छोटे से हिस्से में कई सारे देश हैं। फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है। तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और ये एक दूसरे से, इनके जो बॉर्डर्स हैं वो 200 किलोमीटर के अंदर, यानी दोनों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक दूसरे पे मर्ज करते हैं। ये हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं यहाँ पे मैप पे पीछे। ये परमानेंट ये मैप अभी चलेगा, आप उसमें देख सकते हैं कि ये चाइना, ये जो रेड पूरा आप देख रहे हैं, ये रेड बाउंड्री जो है वो चाइना क्लेम करता है कि दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में हमारा ये इकोनॉमिक जोन है। और इसमें आप देखिए ब्रुनेई का देख लीजिए, या आप उसके ऊपर देख लीजिए फिलीपींस का, या आप ताइवान जो कि चाइना का ही हिस्सा है, ताइवान के अपने क्लेम्स देख लीजिए। तो ये सब क्लेम एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ परमानेंट एक कॉन्फ्लिक्ट चली है। देखें, लाइक एवरी लैंड डिस्प्यूट, ये जो सी डिस्प्यूट है ये भी कॉलोनियलिज्म की देन है। एक तो सबसे पहली बात सरलीकरण के चलते शाही साहब का ये कहना है, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें ये जो समुंदर का इलाका है अमूमन जो है वो देश जो हैं उसमें एक कुछ किलोमीटर तक दावा करते हैं कि ये हमारा इकोनॉमिक जोन है, यहाँ मछली हम मारेंगे, वो मारेंगे, तेल हम निकालेंगे, सब कुछ हमारा दावा होगा। अब क्योंकि सारे देश आसपास हैं तो हर कोई जो है इस समुंदर पर दावा कर रहा है और इस वजह से ये खिचड़ी बन गई है यहाँ। बिल्कुल। तो अच्छा, ये ऐसी खिचड़ी बन गई है कि इंटरनेशनली भी कोई इसमें, मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन बॉडी जो है इसमें क्लियर फैसला नहीं देती है। हाँ, जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं उसको वो निगेट करती है। जैसे चाइना का ये कहना कि उन्होंने एक चीज़ बनाई है, बाउंड्री बनाई जिसको वो 9 डैश लाइन कहते हैं। वो कहते हैं इन डैश लाइन के अंतर्गत सारा इलाका हमारा है। तो ये आर्बिट्रेशन ये कहते हैं कि नहीं, ये तो मतलब ये कोई क्लेम ही नहीं, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सारा आपका ही है, इवन दो कि हिस्टोरिकली समंदर का नाम आपके नाम पे है। देखिए, ये नॉमेनक्लेचर जो होती है डिप्लोमेसी में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको कोई नॉर्थ फिलीपींस सी, फिलीपींस को छोड़ के नहीं बोलता, लेकिन दक्षिण चीन सागर उससे पूरा दुनिया बोलती है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई ना। अब इंडियन ओशन तो कितना बड़ा है, लेकिन exactly. तो थोड़ी पूरा इंडियन ओशन भारत का नहीं हो सकता। जैसे पूरा पर्शियन गल्फ ईरान का नहीं हो सकता। करेक्ट। तो इसलिए ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। अभी ये मसला ये हुआ है कि फिलीपींस पिछले 10 साल से, यानी 2022 से पहले जो वहाँ प्रेसिडेंट थे उनके अच्छे संबंध थे चाइना के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हम डिप्लोमेसी का सहारा लेके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो खासकर जो वहाँ पे जिस एरिया को लेकर प्रॉब्लम है उसको स्पेटली आइलैंड कहते हैं। उस स्पेटली आइलैंड्स में एक हिस्सा है जिसको सेकंड थॉमस शोआल कहते हैं। वो सेकंड थॉमस शॉल का इलाका है, वहाँ पे ये अभी दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो झड़प का मतलब यहाँ ये नहीं हो रही कि कोई गोलीबारी हो रही है, लेकिन दोनों के कोस्ट गार्ड आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं पिछले 2 महीनों से। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये समस्या जैसे कि शाही साहब बता रहे हैं नई नहीं है, क्योंकि सब लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के जो भिड़ंत है वो अभी तेज हुई है और इस वजह से अभी ये एकदम से सुर्खियों में आया है, चर्चा में आया है।
अब मैं जो अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये इस क्षेत्र की राजनीति और क्षेत्र में जो हो रही गतिविधि है उसको प्रभावित कैसे कर रहा है? तो इसमें जो मामला ये है कि जो सेकंड शॉल जिसको बोलते हैं सेकंड थॉमस शॉल, वहाँ पे 1999 में फिलीपींस ने क्या किया कि अपनी एक जहाज़ पे अपने मरीन्स भेजे और उस जहाज़ को जानबूझ के वहाँ पे ग्राउंड कर दिया, यानी उसको वहाँ पे ज़मीन पे, यानी वो जो आइलैंड का हिस्सा है उस पर अटका दिया जानबूझ के। कि वहाँ पे एक हमारा बेस जैसा कुछ हो जाए, क्योंकि वो आइलैंड अपने आप में इतने छोटे हैं कि वहाँ पे 10 आदमी भी नहीं रह सकते। ठीक है, वो बेसिकली कोरल रीफ है, वो आइलैंड भी नहीं समझ गया। अब उन्होंने तो ये गए अपनी शिप लेकर के और वहां ऐसे इन्होंने बोला कि अब हमारी अटक गई है जी, हमारी अटक गई, उन्होंने अटका दिया था। अब उस पे जो मरीन्स रह रहे हैं उनको तो रसद चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो ये खाना पानी जो है वो बोट से फिलीपींस उसको भेजता है। मतलब वो लोग रेस्क्यू नहीं हुए, वो लोग वहीं रहेंगे, खाना जाता रहेगा। तो ये उन्होंने 99 में किया। अभी 10 सालों से ये हो रहा था कि अच्छा, वो उसमें ये भी फिलीपींस चाहता है कि वो जो शिप वहाँ पे ग्राउंडेड है उसके आसपास हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें, कुछ सीमेंट डाल के कुछ उसको रिक्लेम कर लें एरिया को, ताकि कुछ छोटा सा बेस जैसा चीज़ एक बन जाए। तो जो अभी पिछले प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जो जिनके साथ चाइना के अच्छे संबंध थे, उन्होंने कहा कि देखो खाना पानी तुम पहुँचा, मैं ये भी तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम ये जहाज़ यहाँ से निकाल लो क्योंकि तुम्हारे अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का सामान। ये किसने कहा? चीन ने कहा कि ये समझौता हुआ फिलीपींस के जो इससे पहले के प्रेसिडेंट थे उनके साथ ये समझौता था। तो ये 10 साल समझौता चलता रहा, अब उनका टेन्योर खत्म हो गया। तो इसीलिए तब ये दिक्कत नहीं, दिक्कत 10 साल से थी नहीं। अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी में प्रो अमेरिका हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पे वापस से रसद के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजना शुरू कर दिया है। तो फिर चीन को दिक्कत होती है और चीन के कोस्ट गार्ड और जो उनके मरीन मिलिशिया हैं वो उसको वहाँ जाने से रोकते हैं और तमाम तरीकों से उस जो बोट है उसको वहाँ पर पहुँचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये झड़पें हो रही हैं पिछले 3 महीने से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये अब आपने समझा कि क्यों एकदम से, अगर ये इतना पुराना डिस्प्यूट है तो अभी क्यों बवाल मचना शुरू हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरकार बदली है, यहाँ पर उसके सोचने का तरीका। एक उदाहरण के तौर पर अगर दे दें, जैसे कि मालदीव को लेकर के आप देखते हैं, एक सरकार वहाँ प्रो इंडिया थी, एक सरकार एंटी इंडिया है। प्रो इंडिया सरकार आएगी तो चीज़ें हिंदुस्तान से रिश्ते ठीक रहेंगे, एंटी इंडिया सरकार आएगी तो फिर वही बवाल होगा जो हम होते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी एक चीज़ फिलीपींस में भी हुई है। अब मैं आपसे शाहिद साहब ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया भर के मुल्क और ख़ास तौर से ये जो, क्योंकि अमेरिका की यहाँ बात हुई, तो अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा है, ये जो फ्रेश झड़प हुई है? देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी तो बड़ी क्लियर रही है चाइना को लेके। उनके प्रेसिडेंट, उनके बहुत सीनियर जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत क्लियरली बोलते रहे हैं कि हम चाइना को लीडिंग पावर बनने नहीं देंगे। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका एक मौका ढूंढता है जिससे कि वो चाइना को नी कैप कर सके। जैसे आपको पता है उनके चिप इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश हुई, या जिस तरह से उनके फ़ोन इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश की गई, सक्सेस नहीं मिल रहा है लेकिन कोशिशें हो रही है। यहाँ पे वो बेसिकली एक रीजनल अलायंस बनाने को, अमेरिका ने कई एंटी चाइना रीजनल अलायंस बनाए, जैसे क्वाड बनाए जिसमें इंडिया भी शामिल है, या ऑकस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। उस तरह का एक अलायंस वो बनाना चाहता है जिसमें जापान और फिलीपींस को वो शामिल करना चाहता है। वो इनफैक्ट अलायंस कल जो है वो बन गई। अच्छा, वो अलायंस अपने आप में वो आ गई। अब अगर आप मैप को देखें, मैं दर्शकों को फिर दिखाना चाहूंगा कि अगर वो ये सारा मामला देखें ताइवान को लेके, अगर आप ताइवान के पोजीशन को देखें और मेनलैंड चाइना को देखें, तो चाइना अगर जब ये डिसाइड करेगा कि मुझे मिलिटरीली ताइवान को अपने कब्जे में वापस लेना है, तो वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है साउथ की तरफ। अगर अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए आता है तो उसके वहां पे बेसिस जो है जापान की तरफ, आप देखें जापान जो है राइट में है, यानी अगर हम ताइवान की तरफ से चाइना की तरफ देख रहे हैं तो जापान हमारे राइट में है। तो सारे बेसिस जो हैं वो जापानीज बेसिस, अमेरिका के बेसिस जो जापान में है वो इधर है। अमेरिका को ये लगता है चाइना अगर ताइवान पर हमला करके मिलिटरीली उसको कब्जे में लेना चाहता है, जो दावा है उनका, ताइवान मानता नहीं है, तो अगर यूएस मदद के लिए आता है तो जापान में उनके बेसिस हैं, साउथ ईस्ट से उसको अप्रोच करना पड़ेगा, मिलिटरीली उसको अप्रोच करना पड़ेगा साउथ ईस्ट से। लेकिन यूएस को ये पता है कि इस रीजन में, ये जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे चाइना इज़ अ बिगर मिलिट्री पावर और वहाँ पे अमेरिका को उसको हराना मुश्किल होगा। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइनीज़ जो मिसाइल फोर्स हैं
उनको किसी तरह डिवाइड किया जाए। अब आप देखें ये ताइवान है, अब इससे जो नहीं तो जो अब सपोज अगर वो उनको अमेरिकन बेसिस अटैक करने हो तो वो सीधा जापान पर भी अटैक कर सकते हैं पे हमला कर और सकते हैं, डायरेक्ट सामने ताइवान इन्वेजन कर सकते हैं, हाँ। जिसको एम्फीबियस लैंडिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं ताइवान के ऊपर। अब अगर फिलीपींस इसमें शामिल हो जाता है, देखिए फिलीपींस ताइवान से फर्दर वेस्ट है, साउथ वेस्ट की तरफ है, तो अगर यहाँ पे बेसिस, जैसे अमेरिका ने वहाँ अलायंस कर लिया अभी फिलीपींस के साथ, तो अमेरिकन बेसिस अब यहाँ बन जाएंगे, तो वो जो मिसाइल बैटरी चाइना की लगी हुई है, वो बैटरी उनको साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिवाइड करनी पड़ जाएगी उनके मिसाइल फोर्सेस को। तो अमेरिका मतलब हमेशा से पूरा प्रकोप जो है वो एक तरफ नहीं आएगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा। और अमेरिका ये भी कर सकता है कि इन बेसिस पे, ये जो यहाँ पे जो फिलीपींस के बेसिस हैं, यहाँ पे वो एंटी जो एडी सिस्टम जिसको कहते हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ लगा सकता है, रोकने के लिए, मिसाइल्स को रोकने के लिए। पहले एक जगह ही आप लगा सकते थे, अब अगर आप दोनों तरफ लगा सकते हैं तो बेसिकली आप कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं ताइवान को बचाने की। दो तरफ ये वो चीज है जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है, गाजा से जो रॉकेट आते हैं उसके अगेंस्ट में, या जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पे लगे हुए हैं। तो बजाय इसके कि एक जगह उसको रोकने के, अब आप दो जगह से रोकने की उसको कोशिश कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग और अपना मिलिट्री माइट भी बढ़ाने की। हाँ, तो ये प्लानिंग बहुत सालों से, देखिए अमेरिका में क्या होता है ना कि उनकी प्लानिंग्स बहुत इजीली आपको पता चल जाती है, क्योंकि जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो एफिलिएटेड थिंक टैंक्स होते हैं अमेरिका में मिलिट्री के, वो आपको हमेशा आइडिया दे देंगे पेपर्स के थ्रू कि क्या सोच रहे हैं डिप्लोमेट्स या क्या सोच रहे हैं मिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये उनकी ख्वाहिश बहुत सालों से थी कि फिलीपींस में कोई ऐसा राष्ट्रपति आए जो हमारे हित को समझे, अपने हित के ज़्यादा। तो जो मोटी मोटी बात जो शाही साहब समझा रहे हैं वो ये है कि जापान में तो अमेरिका के बेस हैं, उसके साथ साथ अमेरिका चाहता है कि फिलीपींस में भी कुछ बेस बन जाएं, कि अगर कल को चीन जबरन ताइवान पर हमला करता है और अमेरिका को आना पड़े और फिर चीन से हमला हो, क्योंकि उस एरिया में जाहिर सी बात है आप अमेरिका जमीन वहां नहीं है, बिल्कुल, तो आप बेसिस ही बना रहे हैं, तो आप बेस से लड़ रहे हैं एक ऐसे देश में जो जिसकी जमीन है वहां पर, और जिसकी बहुत बड़ी जमीन है, लैंड मास ह्यूज है। और दूसरी चीज, अगर हम मिलिट्री माइट की बात करें तो इस रीजन में चीन जो है वो एक कमजोर ताकत नहीं, बहुत ही मजबूत ताकत है। इस रीजन में देखिए अमेरिका के अपने जो वॉर गेम्स हुए हैं, वो ये कहता है कि इस रीजन में चाइना उनको बहुत आसानी से हरा सकता है। ये अमेरिका के अपने वॉर गेम्स कहते हैं, मानते हैं। अच्छा देखें, फोर्स प्रोजेक्शन एक अलग चीज़ होती है। 3 महीने से हुतीज के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, एक हम अभी एपिसोड करेंगे अपने दर्शकों के लिए हुतीज पे। कल हुतीज को उन्होंने जो ऑफर दिया है वो कैपिचुलेशन है अमेरिका का, यानी 3 महीने पहले वो गंगो थे, कह रहे थे कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, आपको पता चलेगा आपने किससे ये लिया, और अब वो हुतीज को कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ मिसाइल रोक दो, हम तुम जो डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स को 10 साल से नहीं मान रहे थे, वो डिमांड्स अब मानने को तैयार हैं। तो फोर्स प्रोजेक्शन अपने लैंड से दूर आसान नहीं होता। एक ज़माने में आसान था अमेरिका के लिए, क्योंकि पीयर कंट्री से लड़ाई नहीं हो रही। आप इराक से लड़ रहे हैं, आप लीबिया से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना, इराक और लीबिया नहीं है, तो पीयर पावर के साथ उस रीजन में आपको और भी प्रोटेक्शन बनाने पड़ेंगे। इसीलिए अमेरिका नए एलाइज ढूंढ रहा है। और इसीलिए, और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर शाही साहब, ये कुछ याद दिलाता है यूक्रेन जैसी स्थिति। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि किस तरीके से अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहा था वो जंग, लेकिन फिर वो एक एलाय की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ, और उस जंग में हमने देखा कि वो जंग चली ही जा रही है और उसमें ऐसी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है जैसे कि अमेरिका चाहता था। लेकिन ये एक प्रॉक्सी वॉर जो है, वैसी वाली स्थिति यहाँ फिलीपींस के संदर्भ में होती हुई दिखाई दे रही है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का यूक्रेन बनता दिख रहा है। अगर तो इलेक्शंस होते हैं और ये जो करंट प्रेसिडेंट है इलेक्शन हार जाते हैं और कोई और आता है और उसने कोर्स करेक्शन कर लिया तो कर लिया, वरना इस रीजन में एक मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी होता था एक ज़माने में। तो अगर यहाँ पे अमेरिका किसी के साथ ये कर सकता है तो फिलीपींस के साथ कर सकता है। अमेरिका में जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं वो इस बात का गर्व करते हैं कि उन्होंने रूस के साथ लड़ाई की है बिना अपने किसी सोल्जर्स के मरे हुए, यानी मर रहे हैं यूक्रेनियंस लेकिन लड़ाई रूस से हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ भी उसकी नौबत आ सकती है कि ऐसा ना हो कि फिलीपींस में लोग मारे जाएं, और वो उसकी प्रॉक्सिमिटी ऐसी, और फिलीपींस तो पीयर पावर भी नहीं है चाइना का, इट्स नॉट लाइक यूक्रेन और रशिया,
कि उसमें थोड़ी पैरिटी भी थी। हाँ। तो इस रीजन में ऐसा ना हो कि यूक्रेन फिलीपींस बच का जाए। रिश्ता कैसा है चीन के साथ? डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति कौन आता है और कौन नहीं रहता, उस पर डिपेंड करता है कि रिश्ते जो हैं लेकिन वो कैसे मतलब रहते इस तरीके का रिश्ता नहीं है कि हम जंग छेड़, जैसे यूक्रेन के केस में ये हैं। हुआ। नहीं, वो अभी भी पहली बात तो ये है कि जिस तरह का थ्रेट यूक्रेन से, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रशिया को था, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट चाइना को किसी से नहीं, क्योंकि चाइना इज अ मच माइटियर पावर। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि ताइवान का इशू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन उनको लगता है कि कोई भी इस तरह की अलायंस ताइवान का मर्जर से उसको रोकती है तो वो उनके लिए सेंसिटिव हो जाता है और वहाँ पे वो मिलिट्री माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लड़ाई मतलब ये हर महीने हम लड़ाई के करीब होते जा रहे हैं और फिलीपींस खित्ते का यूक्रेन बनता जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें जैसे कि शाही साहब ने शुरुआत में एक बात कही थी, आप लोगों को याद हो ना हो दोबारा दोहरा देते हैं कि ये सारी समस्या ये इस रीजन की पैदा की हुई नहीं है, ये पैदा उन्हीं कॉलोनियल पावर्स ने की है जिन्होंने विश्व भर में यही काम किया है कि हर जगह वो जाते वक्त एक बॉर्डर डिस्प्यूट या सी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट छोड़ के चले गए हैं। आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लें, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन में हो, चाहे आप भारत पाकिस्तान में कहीं भी देख लें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कॉलोनियलिज्म का गिफ्ट ना वो कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपका चाइना मैकमोहन लाइन हो, आपका रेडक्लिफ लाइन हो, सारा आप हमारा श्रीलंका के साथ जो है वो जो एक खटपट रहती है, कच्चतीवू वाला अभी उसका प्रकरण का जिक्र भी हुआ, सब जगह जो है आपको एक अमिट छाप दिखेगी कॉलोनियल पावर्स की, उन लोगों की जो पहले कब्जा किए हुए थे और उसके बाद जब गए तो इस तरीके से गए कि ये गंदगी नासूर छोड़ गए और नासूर बन गया और अब फिर उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि व्हेन अमेरिका सेज कि विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन, तो उसी में आंसर छुपा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट कि आपका इंटरेस्ट है वहां पर कि आप बने रहें, गेम में बने रहें, और आप डायरेक्टली लड़ते हुए नहीं दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई और लड़े लेकिन आप गेम में बने रहें। तो क्या यहाँ पर फिलीपींस वो भूमिका निभाने लग जाएगा? क्या ऐसा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। शाही साहब, एक और शानदार एपिसोड रहा और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।